हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान तृप्ति कॉलेज। हम अपने पिछले कुछ लेक्चर्स में बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर थर्ड की यूनिट 5 डिस्कस कर रहे हैं। हमने कल उसमें सीआरओ किया था। सीआरओ कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, मैंने एक साइड में ब्लॉक डायग्राम बनाया था, वो आपको एग्जाम में बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट लिखना है कि वी एक्स जो है वो एक्स प्लेट्स पे टाइम बेस्ड वोल्टेज अप्लाई करी है। वो सिर्फ मैंने समझाने के लिए बनाया था, वैसे वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है। आपकी बुक में भी इतना डीप नहीं दे रखा, तो आपको इतना एग्जाम में करके आने की ज़रूरत नहीं है, बाकी वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो हम आज का टॉपिक करते हैं। वो है, हमने मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया। अब हम करते हैं परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल perpendicular to magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे मतलब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में अगर कोई चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है, तो आज हम स्टडी करेंगे उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, वैसे तो आपको पता ही होगा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल मोशन करता है तो उसकी मोशन पे क्या फर्क पड़ता है, परपेंडिकुलर हो। अगर परपेंडिकुलर ना हो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड हो, फिर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लीनियर मोशन कर रहा है तो चार्ज पार्टिकल वैसा ही लीनियरली निकल जाएगा। लेकिन अगर परपेंडिकुलर मोशन करता है तो वो सर्कुलर पाथ पे या वृत्तीय पथ पे गति करने लगता है। तो वो कैसे वृत्तीय पथ पे गति करता है वो हम आज देखेंगे। ठीक है, तो मैं मान लेती हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड को बी से शो करते हैं। मान लेती हूँ कि जो बी वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियस है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैंने मान लिया कि वो जेड एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड को ले लिया बी जेड के क्या परपेंडिकुलर मोशन करा रही हूँ। तो मैं मान लेती हूँ कि कोई चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज क्यू है, मास है उसका m, और उसकी वेलोसिटी क्या है v, यानी कि कोई m मास का q चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से bz या z डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है उसके परपेंडिकुलर मूव करता हुआ आ रहा है। परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, तो मैं मान लेती हूँ कि जो वेलोसिटी है वो मैं मान लेती हूँ vx i कैप प्लस vy j कैप है। ठीक है, यानी कि मैंने मान लिया एक्स वाई प्लेन के अलोंग मूव कर रहे हो, एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, और ये क्या है अलोंग जेड एक्सिस। तो जेड एक्स के अलोंग जो एक्स वाई प्लेन है वो परपेंडिकुलर होगा, और हम भी क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर जब मूव करते हैं, ऑब्वियस है परपेंडिकुलर है, एक्स वाई प्लेन जो है वो जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर ही है। तो मैंने परपेंडिकुलर मोशन कर दिया, जैसे टॉपिक का नाम था मैंने उसी हिसाब से मैंने पार्टिकल की वेलोसिटी को डिफाइन कर दिया, और उसी अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर करने के लिए मैंने मैग्नेटिक फील्ड लिख दिया। तो इसका मतलब क्या है कि माना कि कोई m मास का q चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एक्स वाई प्लेन में कर रहा है तो दो कंपोनेंट हो जाएंगे vx i क्या प्लस vy j क्या। और वो कैसे मूव कर रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसके मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, तो मैंने मान लिया जेड एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है, जो कि क्या होगा bz k क्या। अब देखो, अगर फील्ड के अलोंग फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ रहा है तो उसके ऊपर एक फोर्स काम करेगा। अब वो फोर्स क्या होता है, Q इंटू वी क्रॉस बी, यही होता है। आपको पता होगा Q इंटू वी क्रॉस बी होता है। अगर लॉरेंज फोर्स ले तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E भी ऐड करते हैं, तो E प्लस वी क्रॉस बी वेक्टर इंटू क्यू सॉरी लॉरेंज फोर्स यही होता है। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लिया, तो मैंने इस E को जीरो कर दिया। E को जीरो करने से फोर्स क्या हो जाएगा Q, ये V है। ठीक है, इसको V कर देते हैं, V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो मैंने ये फोर्स ले लिया। ठीक है, परपेंडिकुलर जब आ रहा था उसके ऊपर ये फोर्स काम कर रहा था, तो फोर्स क्या होगा, F वेक्टर इज इक्वल्स टू Q, क्रॉस प्रोडक्ट है तो मैं मैट्रिक्स बना देती हूँ, आई कैप जे कैप के कैप, वी क्रॉस है तो यानी कि वी एक्स वी वाई, और के कैप वाला क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि उसका कोई कंपोनेंट ही नहीं है। और बी क्या है बी जेड,
के कैप। तो यहाँ पे सिर्फ इस डायरेक्शन में के कैप के नीचे बी जेड आ जाएगा। तो इसका देखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट क्या आया, क्यू को पढ़ा रहने हैं, मैं आई के अलोंग कर रही हूँ। तो इस वाली लाइन को हाइड करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इसका जीरो, यानी कि क्या आएगा वी वाई बी जेड माइनस जीरो इंटू आई कैप। अब जे का करते हैं, मैं अपोजिट डायरेक्शन ले रही हूँ इसलिए मैंने साइन कंसीडर नहीं किया। तो जीरो, इन दोनों का मल्टीप्लाई जीरो और इनका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा माइनस का वी एक्स बी जेड जे कैप। अब करते हैं के कैप के लोग, ये लाइन हाइड हो जाएगी, जीरो या दोनों, इनका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा जीरो, तो फिर क्या हो जाएगा प्लस का जीरो के कैप। ओके नहीं है, ये जीरो के कैप है, ठीक है। तो यहाँ से फोर्स देखते हैं क्या है, फोर्स एफ वेक्टर क्या आएगा क्यू ब्रैकेट, यहाँ पे क्या पड़ा था वी वाई बी जेड, वी वाई बी जेड आई कैप माइनस वी एक्स बी जेड जे कैप, यही था वी एक्स बी जेड जे कैप। प्लस का जीरो था वो मैंने लिखा ही नहीं। तो देखो फोर्स को मैं एक और चीज लिख सकती हूँ, वो क्या होगा एम इंटू ए, फोर्स मास इंटू एक्सिलरेशन होता है, तो मैं एम में लिख दिया। इसको मैं एक और चीज तरीके से लिख सकती हूँ, एक्सिलरेशन को लिख सकती हूँ डीवी ओवर में dt लिख सकते हैं। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करने पे हमारे पास एक्सिलरेशन निकलता है, तो मैंने लिख दिया m dv ओवर में dt इज इक्वल्स टू q इंटू वी वाई बी जेड आई कैप, इधर लिख रही हूँ एक बार, माइनस जे कैप वी एक्स इंटू बी जेड। अब देखो मैं क्या करती हूँ, इस m को डिवाइड में भेज देती हूँ, dv ओवर में dt इज इक्वल्स टू q बाय m आई कैप वी वाई बी जेड माइनस जे कैप वी एक्स इंटू बी जेड, ठीक है। सिर्फ m का डिवाइड लगाया, इनको इक्वेशन नंबर दे दो, इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको दे दो इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। इसको दे दो आप इक्वेशन थर्ड या फिर इसको रहने दो। तो देखो इक्वेशन सेकंड से मेरे पास जो मैंने एक्स वाई के अलोंग, एक्स वाई प्लेन के अलोंग एम मास का कोई क्यू चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी दिखाई है, वो क्या है वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। मेरे पास वी वेक्टर पड़ा है, तो मैं क्या करती हूँ बाय यूजिंग इक्वेशन 2 इनटू अबव इक्वेशन, ऊपर वाली इक्वेशन में मैं इक्वेशन 2 का यूज करती हूँ। तो देखो क्या आएगा, डी बाई डी टी पड़ा रहने देते हैं, ये डी है, ये थोड़ा डी मेरा अजीब ही बन गया। वी वेक्टर की मेरे पास वैल्यू पड़ी है, वो क्या है वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप इज इक्वल्स टू क्यू बाय एम आई कैप वी वाई बी जेड माइनस जे कैप वी एक्स बी जेड। मैंने सिर्फ और सिर्फ वी वेक्टर की वैल्यू पुट करी है, जो इक्वेशन 2 में हमने ली थी वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, वो पुट कर दी है। तो देखो इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, अभी आई कैप वालों को मैं कंपैरिजन कर सकती हूँ इसकी, तो मैं देखो इसको क्या लिख सकती हूँ डी ओवर में डी टी आई कैप वी एक्स प्लस जे कैप वी वाई। अगर मैं वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप करूँ तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सेम ही चीज़ है, ठीक है। ऐसे मत सोचना कि ये अजीब सा लिख दिया। इनटू मैं क्या कर रही हूँ, इस क्यू बाय एम का अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, क्यू बाय एम वी वाई बी जेड इंटू आई कैप था माइनस क्यू बाय एम वी एक्स बी जेड इंटू जे कैप। तो मैं क्या कर सकती हूँ इस इक्वेशन से, अगर मैं आई कैप जे कैप की कंपैरिजन करूँ तो मेरे पास क्या ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन बन सकती है, इन इक्वेशंस की कंपैरिजन करने पे डी बाई डी टी इंटू वी एक्स इक्वल्स टू, मैं आई कैप वाले की कंपैरिजन कर रही हूँ तो वो किसके इक्वल आएगा क्यू बाय एम इंटू बी जेड डॉट वी वाई, इसी के इक्वल आएगा। ये बी के पैरों पे जेड है, बी के मल्टीप्लाई में नहीं है, ठीक है। इसको कोई मल्टीप्लाई में मत कर देना जेड को। सिमिलरली क्या आ सकता है डी वी वाई
ओवर में डी टी क्या आ सकता है, ये क्या प्लस का है, वो माइनस का है, तो मुझे माइनस साइन भी कंसिडर करना पड़ेगा, माइनस क्यू बाय एम इंटू वी एक्स बी जेड, या फिर मैं इसको ये लिख देती हूँ माइनस डी जेड को एक साइड लिख दिया, ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब देखो ये क्या चीज होती है, ये नेगेटिव साइन भी आएगा, दोनों में ये वाली टर्म सेम आ रही है, ये जो है ना ये दोनों, ये है साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, साइक्लोट्रॉन आवृत्ति। अब ये साइक्लोट्रॉन आवृत्ति कैसे है, वैसे तो जब आप साइक्लोट्रॉन आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो करोगे तो पता चलेगा, वैसे मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी क्या है। आपने पढ़ा ही होगा साइक्लोट्रॉन तो टॉपिक, तो आपको पता होगा कि उसमें यूडीज ली जाती हैं और अंदर चार्ज पार्टिकल रखा जाता है। मैंने फील्ड नहीं शो करा, और वो इस तरीके से मूव करता है और यहाँ पे कोई विंडो हो तो वो बाहर निकल आता है, ऐसा ही कुछ था। फील्ड मैंने शो नहीं किया, मैंने तो सिर्फ रफली डायग्राम बनाया कि ऐसा एक चार्ज पार्टिकल है, वो यूं मूव करता है, जब एक्सिलरेट हो जाता है तो यूं बाहर निकल आता है। साइक्लोट्रॉन आपने पढ़ा होगा, ये मैंने फील्ड जनरेट जो किया वो नहीं लगाया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है मैं आपको बता रही हूँ एक बार साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, वैसे जब हम टॉपिक करेंगे तो आपको ब्रीफ से पता चलेगा। तो इसमें क्या होता था कि ये कोई आयरन सोर्स रखा जाता था या फिर चार्ज पार्टिकल रखा जाता था जिसको एक्सिलरेट करना है, जिसको त्वरित करना है इन डीज के बीच में। ठीक है, डीज के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता था, और मान लेते थे कि ये जो चार्ज पार्टिकल है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और क्या है बी जेड के, जेड मतलब चाहे डी ले लो, बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। अगर परपेंडिकुलर मूव कर रहा है तो मैंने स्टार्टिंग में टॉपिक ये बताया था कि जब परपेंडिकुलर आता है तो उसकी मोशन कैसे हो जाती है, सर्कुलर हो जाती है, पाथ उसका कैसा हो जाता है, वृत्तीय हो जाता है। ये हम प्रूफ भी करेंगे कि हाँ पथ वृत्तीय ही होता है, लेकिन एक बार आप मान लो कि हमने प्रूफ कर दिया वृत्तीय ही है, तो एक बार ऐसे मैं बता रही हूँ, मैं सिर्फ आपको ये वैल्यू बता रही हूँ कि ये कैसे आती है। तो देखो ये कैसे आती है, ये डायग्राम सा मैं रब कर रही हूँ कि इतना भी कुछ खास नहीं बना। तो देखो कैसे था, अगर परपेंडिकुलर आ रहा है तो फोर्स आपने अभी देखा है क्यू वी क्रॉस बी होता है, और अगर ये परपेंडिकुलर है तो मैंने क्यू वी बी लिख दिया। वहां पे मैंने परपेंडिकुलर में प्लेन के अलोंग लिया था, इसीलिए साइन को 90 लेके नहीं करा, वैसे साइन 91 है तो क्यू वी क्रॉस बी से क्यू वी बी साइन थीटा आ जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट खुलेगा, और वो 91 होने से क्या हो रहा था, क्यू वी भी बन रहा है। ठीक है, अगर मैंने बोला कि जैसे परपेंडिकुलर अगर कोई चार्ज पार्टिकल वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर या लंबवत दिशा में आ रहा है, उस वेग v वेग से गति करता हुआ आ रहा है, तो वो कैसा है, वृत्तीय पथ पे गति करता है। अगर वृत्तीय पथ पे गति करता है तो उस गति को यानी कि सर्कुलर पाथ पे मोशन करवाने के लिए आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है, अभिकेंद्रीय बल चाहिए होता है। इसका मतलब ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, तो ये फोर्स दोनों इक्वल होंगे, तो मैंने इन दोनों को इक्वल पुट कर दिया। तो यहाँ से देखो v से v कैंसिल हो रहा है, ये वाला ये जो मैं करवा रही हूँ ये मैं सिर्फ साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी की, ये साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी है ये बताने के लिए करवा रही हूँ, ये वाला आपको एग्जाम में नहीं करके आना। ठीक है, ये सिर्फ मैं यहाँ पे समझा रही हूँ, ये करके आना तब जब आपके पास साइक्लोट्रॉन का टॉपिक आए। तो यहाँ से मेरे पास क्या बना, QB इज इक्वल्स टू mv ओवर में r। ठीक है, अब v और ओमेगा में एक रिलेशन है ओमेगा r, तो मैं v ओवर में r को लिख सकती हूँ ओमेगा, इसके r डिवाइड में भेज दिया तो ये ओमेगा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, QB इज इक्वल्स टू m ओमेगा, तो ओमेगा की मेरे पास वैल्यू आ गई QB ओवर में m, यही मैंने लिखा है QB z, यहाँ पे मैंने z डायरेक्शन में लिया था तो मैंने BZ से शो कर दिया मैग्नेटिक फील्ड को, तो QB ओवर में m फ्रीक्वेंसी है, ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको बोलते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे मैंने इसीलिए यहाँ पे कोनिया लिख देना, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट इसकी वैल्यू ओमेगा लिखूंगी। ठीक है, ये कैसे है वो मैंने यहाँ पे प्रूफ करवा दिया, एक बार फिर से बता रही हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड में जब परपेंडिकुलर मूव करता है तो वो वृत्ताकार पथ पे गति करता है चार्ज पार्टिकल, तो उस पर जो फोर्स QV लगेगा वो किसके इक्वल होगा, अभिकेंद्रीय बल के, क्योंकि अगर कोई पार्टिकल वृत्ताकार पथ पे गति करता है तो उसको वो सर्कुलर पाथ जो है वो प्रोवाइड हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स अभिकेंद्रीय बल करवाता है। वो कैसे है वो मैंने बहुत बार बता भी रखा है। तो mv ओवर में r से मैंने v से v कैंसिल कर दिया, तो QB इज इक्वल्स टू mv ओवर में r हो गया। mv ओवर में r जो है
वो ओमेगा इस रिलेशन से, तो क्यू बी किसके इक्वल आया, एम बी के। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आई, क्यू बी ओवर में एम। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट पुट करूंगी, ठीक है। ये आपको एग्जाम में नहीं लिख के आना, ये आपको यहाँ पे तो डायरेक्ट लिखना है, लेकिन अगर साइक्लोट्रॉन टॉपिक आएगा तब ये आपको टॉपिक को पूरा ब्रीफ से करना है। साइक्लोट्रॉन को, ये साइक्लोट्रॉन का पार्ट है, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए यहाँ बताया। तो देखो इन इक्वेशंस को लिखते हैं फिर से। तो मेरे पास क्या बना, डी वी एक्स ओवर में डी टी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिख दूँ इसकी जगह ओमेगा, तो यहाँ मैंने लिख दिया, चलो एक बार पढ़ा रहने दो यहाँ पे, ओमेगा बी जेड इंटू ओवर में एम इंटू वी वाई, मैंने इसको लिख दिया ओमेगा वी वाई, ठीक है। सिमिलरली मेरे पास क्या आया, इसको इस साइड लिख रही हूँ। सिमिलरली क्या आया, चलो रहने दो, डी वी वाई ओवर में डी टी इज इक्वल्स टू क्यू बी जेड ओवर में एम इंटू वी एक्स इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू वी एक्स। तो मैं क्या करती हूँ, इनको इक्वेशन नंबर दे दो, हमने आई थिंक 2 तक दे रखा है, 2 तक नंबर दे रखा है, तो इसको दे दो 3a 3b या 3a एंड 3b। तो अब क्या करते हैं, 3a और 3b का डिफरेंशिएशन करते हैं बाय डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन थर्ड a एंड थर्ड b विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैं डिफरेंशिएशन कर रही हूँ, तो डी वी स्क्वायर एक्स ओवर में डी टी स्क्वायर हो जाएगा, इसका करेंगे इक्वल्स टू क्या आएगा, ओमेगा, ओमेगा क्या है, क्यू बी जेड ओवर में मैग्नेटिक फील्ड, क्यू चार्ज पार्टिकल का चार्ज मास कांस्टेंट है, तो किसका आ जाएगा, सिर्फ डी वी वाई ओवर में डी टी के, और मेरे पास डी वी वाई ओवर में डी टी की वैल्यू पड़ी है। एक चीज़ रहेगी, यहाँ पे माइनस साइन है डी वी वाई में, मैंने यहाँ पे माइनस साइन लगाया नहीं था, तो मेरे पास वैल्यू क्या पड़ी है इसकी, ओमेगा इंटू माइनस का ओमेगा इंटू वी एक्स। तो मेरे पास क्या आया, डी स्क्वायर वी एक्स ओवर में डी टी स्क्वायर प्लस लगा दूँ ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर और माइनस क्या, इसको इस साइड भेज देती हूँ, ओमेगा स्क्वायर इंटू वी एक्स इक्वल्स टू 0। इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 4a। सिमिलरली क्या करते हैं, थर्ड बी का डिफरेंशिएशन करते हैं। अगर मैं थर्ड बी का डिफरेंशिएशन कर रही हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, डी स्क्वायर वी वाई ओवर में डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का ओमेगा इंटू वी एक्स है, ओमेगा यहाँ भी कॉन्स्टेंट, तो डी वी एक्स ओवर में डी टी। डी वी एक्स की वैल्यू मेरे पास पड़ी है, डी वी एक्स ओवर में डी टी की ओमेगा इंटू वी वाई, तो इसकी वैल्यू क्या आई, माइनस ओमेगा इंटू ओमेगा वी वाई। तो मेरे पास वैल्यू आ गई डी स्क्वायर वी वाई ओवर में डी टी स्क्वायर प्लस कर दो, इसको भी इस साइड भेज देती हूँ, ओमेगा स्क्वायर इंटू वी वाई इज इक्वल्स टू 0। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 4b। ये जो दो इक्वेशंस हैं 4a और 4b, ये क्या बन रहा है, देखो सेकंड ऑर्डर, दोनों में 2 2 है, दो बार डिफरेंशिएशन है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो इन दो इक्वेशंस के सॉल्यूशन मैं सीधा लिखूंगी। आप बीएससी फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपका ये मैथ्स का एक पेपर है, तो उसमें इनके सॉल्यूशंस आपको पता चलेंगे कैसे है। तो अभी के लिए आप इनको डायरेक्ट याद रखो कि इक्वेशन 4a एंड 4b क्या है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, द्विघात अवकलन समीकरण है, तो या द्विकोटि अवकलन समीकरण है। तो इन दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन कुछ ऐसे होंगे। इस इक्वेशन के हल क्या होंगे, वी एक्स इज इक्वल्स टू ए इंटू कोस ओमेगा टी एंड वी वाई इज इक्वल्स टू ए इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। इस तरीके के इनके सॉल्यूशन होंगे। ये सॉल्यूशंस आप डायरेक्ट याद रखो, और ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, तभी आपका ये टॉपिक आगे चलेगा। तो देखो यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मैं इस वाली इक्वेशन की और इस वाली इक्वेशन की स्क्वायर करके ऐड कर दूँ, इसको या तो नंबर ही दे दो 5a एंड 5b, इनकी मैं स्क्वायर करके ऐड करूँ तो देखो क्या बन जाएगा, a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, मैं कॉमन ले सकती हूँ दोनों में, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। कोस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, यहाँ पे थीटा की जगह ओमेगा टी है, तो मैंने वो 1 लिखा नहीं है, या फिर कॉमन लेके मैंने लिखा नहीं है। तो ए स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, इन दोनों के स्क्वायर के, वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। देखो यहाँ पे अगर आप एक स्टेप लेकर के कॉमन लेके लिखोगे तो कोस स्क्वायर
ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी बनेगा, जो कि 1 आएगा। तो यहाँ से मेरे पास एक ही एक वैल्यू आ रही है, वो क्या आ रही है, अंडर रूट ऑफ वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। मैं लेट कर लेती हूँ कि ये वी है, इनके स्क्वायर रूट को सॉल्व करने पे मैंने लेट कर लिया कि वी आया है, यहाँ पे लिख दो लेट की ये वी है। तो इस इक्वेशन में मैं ए की वैल्यू पुट करूँ, देन वी एक्स क्या आएगा, वी इंटू कॉस ओमेगा टी, एंड वी वाई क्या आ जाएगा, वी वाई इक्वल्स टू वी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। इसको मैं ये लिख सकती हूँ डीवी, सॉरी चलो ऐसा ही पढ़ेगा, इनको दे दो आप इक्वेशन नंबर 6A एंड 6B। अब क्या करते हैं, मैं डिस्प्लेसमेंट निकालती हूँ, मुझे सर्कुलर इक्वेशन निकालनी है, मुझे पता करना है कि इनका पथ कैसा है, सर्कुलर है, तो उसके लिए मुझे क्या है, इन दोनों इक्वेशंस को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं बाय इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 6A एंड 6B। ये प्रोसेस आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। तो इसका इंटीग्रेशन करती हूँ, ये एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी है, तो इसको मैं ये लिख सकती हूँ dx ओवर में dt। सिमिलरली ये y के अलोंग है, तो dy ओवर में dt लिख सकती हूँ। और इसका जब मैं टाइम के रिस्पेक्ट या फिर टाइम को उधर भेज के इसका डिफरेंशिएशन करती हूँ, v तो मैंने लेट किया, वो तो कांस्टेंट वैल्यू आएगी, दोनों के वेलोसिटीज का स्क्वायर कांस्टेंट वैल्यू, तो v का इंटीग्रेशन मैं नहीं करूँगी। तो देखो इन दोनों इक्वेशंस का मैं इंटीग्रेशन करती हूँ, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे पहले मैं 6A का कर रही हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, dt को मैं इस साइड भेज देती हूँ डॉट dt में। तो अब इंटीग्रेशन किसका करना है, v cos ऑफ ओमेगा t डॉट, चलो उधर ही लिखते हैं, इक्वल्स टू किसका इंटीग्रेशन करना है, v cos ओमेगा टी डॉट डी टी। वी तो कोई एक फिक्स वैल्यू आएगी दोनों वेलोसिटीज के स्क्वायर का रूट, तो वी का तो इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, वी को पड़ा रहने दो। वैसे भी ये जो टर्म होती है ये मैक्सिमम को शो करती है, मैक्सिमम कितनी वेलोसिटीज आ रही है, तो इसका इंटीग्रेशन तो करेंगे नहीं। cos ओमेगा टी को मैं cos थीटा की तरह अज्यूम करूं, तो cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin थीटा, और मेरे पास थीटा की जगह क्या पड़ा है, ओमेगा टी, तो मुझे इस ओमेगा टी का भी करना पड़ेगा, तो ओमेगा टी का करूंगी तो ओमेगा डिवाइड में आ जाएगा। इंटीग्रेशन इतना बेसिक तो आपको पता ही होगा, तो मैंने क्या लिख दिया, v ओवर में ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी प्लस कुछ इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा, मैंने मान लिया कि ये x की टर्म में चल रही है, तो मैंने मान लिया इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या है, x नॉट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट तो आता ही है ना, भी अज्यूम करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आगे आ जाएगा। अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, x माइनस एक्स जीरो, मैं इस माइनस साइन को इधर लेके आ रही हूँ, इक्वल्स टू v ओवर में ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी। इसको इक्वेशन नंबर दे दो 7, चाहे 7A दे दो, ठीक है। अब देखो क्या है, ये जो a है ना, इसको स्मॉल कर देना, इन दोनों a's के बीच में कंफ्यूज मत हो जाना। तो अभी मैं सिमिलरली क्या करती हूँ, 6b का इंटीग्रेशन करती हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, dy का करती हूँ तो y आ जाएगा, ऐसे ही इसका करूंगी, डायरेक्ट लिख देती हूँ इसका इंटीग्रेशन, देखो क्या आएगा, v साइन ओमेगा टी डॉट डी टी आएगा, है ना। साइन थीटा का करते हैं तो क्या होता है, माइनस का कोस थीटा टी। सिमिलरली मुझे थीटा की जगह ओमेगा टी लिया, तो ओमेगा टी का भी करना है, तो क्या आ जाएगा, माइनस v ओवर में ओमेगा इंटू कोस ओमेगा टी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट मैंने y नॉट एज्यूम कर लिया। ऐसी इक्वेशन बनाने के लिए मैं क्या करती हूँ, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल्स टू माइनस का v ओवर में ओमेगा कोस ओमेगा टी, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 8। अब ये कुछ सर्कल की इक्वेशन की जैसा हम बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, मैं क्या करती हूँ, देखो इन दोनों इक्वेशन 7 और 8 में मेरे पास साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी पड़ा है, अगर मैं दोनों का स्क्वायर करके ऐड करूँ तो वी स्क्वायर ओवर में ओमेगा स्क्वायर होगा, यहाँ पे ये माइनस तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनको मैं कॉमन लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा टी, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जो कि क्या होता है 1। तो इस तरीके का करने का मैंने इस एक्स नोट को इधर लेके आने का पर्पस यही था कि यहाँ पर इन दोनों का स्क्वायर करके जब मैं ऐड करूँ तो 1 आ जाए। तो मैं क्या करती हूँ, मैं सीधा लिख देती हूँ, बाय नहीं लिख रहे,
मैं क्या कर रही हूँ, इक्वेशन 7 का स्क्वायर करती हूँ और उसको किस में ऐड करती हूँ, इक्वेशन 8 के स्क्वायर में। यही किया मैंने, ये 2 स्क्वायर किया। तो मेरे पास यहाँ क्या आ गया, x माइनस एक्स नोट का स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नोट का स्क्वायर। LHS का मैंने स्क्वायर करके ऐड लिख दिया, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यही कर रहे हैं। इक्वल्स टू क्या आएगा, v ओवर में ओमेगा इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस का v ओवर में ओमेगा इंटू कोस ओमेगा टी का स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिख सकती हूँ, x माइनस एक्स नोट का स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नोट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर ओवर में ओमेगा स्क्वायर। ये माइनस या स्क्वायर करूँगी तो प्लस हो जाएगा, कॉमन ले लेती हूँ। कॉमन लेने पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा टी, जो कि क्या होता है 1। तो मैंने लिखा नहीं, ऐसे के ऐसे ही छोड़ दिया, इंटू 1 करूँगी तो यही बच जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, इस तरीके का लिख सकती हूँ। यानी कि मेरे पास क्या इक्वेशन बनी, x माइनस एक्स नोट का स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नोट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू v ओवर में ओमेगा का स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है, ये किसकी इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। कैसे होती है, अगर आपको इस चीज का नहीं पता कि ये सर्कल की इक्वेशन है, तो बीएससी फर्स्ट ईयर में मैथ्स में पेपर 3 है आपका, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें आपके पास ये स्क्वायर सर्कल स्क्वायर, तो इन सब की इक्वेशंस आएंगी, ठीक है। तो वहां से आप पढ़ सकते हो कि ये सर्कल की इक्वेशन है, नहीं तो यहाँ पे आप याद रखो कि ये सर्कल की इक्वेशन है। और यहाँ पे ये एक्स नोट और वाई नोट क्या होते हैं, एक्स नोट कोमा वाई नोट, ये क्या होता है, ओरिजिन होता है, यानी कि मूल बिंदु होता है। और ये जो चीज होती है, ये क्या होती है, रेडियस, त्रिज्या सर्कल की, एक्स वाई पॉइंट है, ठीक है। या अगर मैंने बाय चांस ऐसा इक्वेशन लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, तो आर तो रेडियस है, एक्स और वाई के बीच में मान लो मैं 0 घटाकर स्क्वायर करूं तो यही आएगा। तो इसका मतलब इसका मूल बिंदु या ओरिजिन क्या हो जाएगा, 0,0। वैसे ही यहाँ पर एक्स नोट वाई नोट घट रहा है तो उसका ओरिजिन 0 एक्स नोट वाई नोट हो जाएगा। अगर आप अब यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं दिखा रहे हो तो आपका इस तरीके की इक्वेशन बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी ओवर में ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। तो वो भी क्या, सर्कल की इक्वेशन। इससे पता चलता है कि अगर परपेंडिकुलर जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चार्ज पार्टिकल मोशन करेगा तो उसकी इक्वेशन कैसी हो जाती है, इस तरीके की। अब आपने एक चीज पढ़ी होगी, हेलिकल मोशन। हेलिकल मोशन में देखो क्या होता है, मैंने मान लिया कि जो v वेक्टर है वो मैंने ले लिया vx i कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप। मैंने मान लिया कि तीनों पॉसिबल डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी है। पहले मैंने एक्स वाई प्लेन के अलोंग ली थी, अब मैंने प्लेन के अलोंग भी ली, और v वेक्टर को तो मैंने वैसा ही मान लिया vz k कैप, ये k है, ठीक है। तो यानी कि जेड एक्सिस के अलोंग मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाया और उसकी एक वेलोसिटी भी जेड एक्सिस के अलोंग है। ये दोनों Vx और Vy तो क्या है, इस Bz के परपेंडिकुलर है, लेकिन ये इसके पैरेलल है। तो यहाँ से क्या पता चलता है, जब हमने परपेंडिकुलर पढ़ा था तब तो हमें पता है कि मोशन कैसी है, सर्कुलर, और जब लीनियर है मतलब उसी के अलोंग जा रही है तब मोशन कैसी हो जाती है, लीनियर। तो इन दोनों के मिक्स से उसकी मोशन कैसी हो जाएगी, हेलिकल या कुंडली नुमा, इस तरीके की। कैसे इसको शो करते हैं, ऐसे शो करते हैं, देखो मान लो ये मैंने मान लिया कि y, ये x और ये z मान लिया, ठीक है, और b z भी इसी एक्सिस के अलोंग है। तो यहाँ पे vy हो जाएगा, इस डायरेक्शन में vx और इस डायरेक्शन में vz हो जाएगा। तो z एक्सिस के अलोंग तो उसकी मोशन लीनियर है, लेकिन x y के अलोंग उसके कारण उसकी मोशन क्या है, इस bz के परपेंडिकुलर होने के कारण उसकी मोशन कैसी हो जाएगी, सर्कुलर। तो दोनों के मिक्स इफेक्ट से उसकी मोशन कैसी हो जाएगी, इस तरीके की हेलिकल, इसको बोलते हैं कुंडली नुमा। अब इसमें एक टर्म आती है पिच। पिच क्या होती है कि एक टाइम पीरियड के अलोंग एक सर्कल पूरा करने में कितना टाइम लगा, कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी, ये होती है पिच। इसको मैंने पी से डिनोट करा। तो पिच पी क्या होती है तो एक डिस्टेंस है, तो इसको मैं टाइम इंटू वीजेड कर सकती हूँ, टाइम इंटू वेलोसिटी कर सकती हूँ।
टाइम मैंने कैपिटल टी क्यों लिया, मैंने टाइम लिया आवर्तकाल। यहाँ तक जाने में एक सर्कल पूरा ही होगा, तो एक सर्कल पूरा करने में मैंने टाइम ले लिया आवर्तकाल। और हमने क्या साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी ली है, वो क्या है QBZ ओवर में m। तो ओमेगा और टी के बीच में एक रिलेशन होता है, टी क्या होता है 2 पाई ओवर में ओमेगा। तो यहाँ से मैं टी की वैल्यू निकाल सकती हूँ, क्या है 2 पाई ओवर में QBZ इंटू m। तो मेरे पास पिच की क्या डिस्टेंस आई 2 पाई m QBZ इंटू v, यही होगी। तो ये होती है पिच। और रेडियस हमारे पास क्या आई है v ओवर में ओमेगा थी, ये देखो। तो v ओवर में ओमेगा को मैं एक और चीज लिख सकती हूँ, वैसे भी v ओवर में ओमेगा ही होती है, v क्या होता है ओमेगा r होता है। तो यहाँ से देखो रेडियस को मैं एक और लिख सकती हूँ v, ओमेगा की मेरे पास वैल्यू पड़ी है QBZ ओवर में m। इसको क्या बोलते हैं जाइरो रेडियस, जाइरो त्रिज्या। इसको क्या बोलते हैं, इस वाली को साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं एक और चीज, साइक्लोट्रॉन वाले टॉपिक से थी इसीलिए मैंने साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी लिखी, जाइरो फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये था हमारा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। हमने देखो क्या किया अभी तक, BZ के परपेंडिकुलर मोशन करा तो V क्रॉस B किया, जो प्रोडक्ट आया क्रॉस करने पे मेरे पास ये आया, और मैंने वेलोसिटी की वैल्यू लिख दी Vx i कैप प्लस Vy j कैप। फिर i कैप वाले टर्म्स का मैंने क्या किया कंपैरिजन किया, तो i कैप वाली टर्म को एक साइड बराबर में लिख दिया और j कैप वाली एक साइड। और मैंने QBZ ओवर में m को ओमेगा क्यों लिखा ये मैंने समझाया है, ठीक है। तो मैंने उसकी वैल्यू ओमेगा लिख करके इसका दोबारा डिफरेंशिएशन किया, फिर दोनों सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनी जिनका सॉल्यूशन ये था। वहां से मैंने a की वैल्यू v के इक्वल पुट करके सिंपल इंटीग्रेशन किया, और इंटीग्रेशन करने से सिर्फ x और x नोट को एक साइड लेके स्क्वायर करके ऐड किया, और हमारे पास सर्कल की इक्वेशन बनी। यहीं से पता चलता है कि परपेंडिकुलर अगर मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर मोशन करेगा तो उसकी जो पाथ होगा वो कैसा हो जाएगा सर्कुलर। और मैंने क्या बताया था कि अगर वो कैसे मोशन कर रहा है BZ तीनों एक्सिस के अलोंग और मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर भी है, तो उसकी मोशन हेलिकल हो जाएगी सर्कुलर ना रहने के कारण। क्यों? क्योंकि लीनियर और सर्कुलर दोनों के इफेक्ट के कारण उसकी मोशन क्या कुंडली नुमा हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसमें एक छोटा सा पार्ट रह गया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वो मोशन करता है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। वो हम अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।